Dear students, MA Semester 4 Political Science. आज मैं आप सभी को पेपर 15वां जो है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इस पेपर के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उस पर महिलाओं के आरक्षण का क्या प्रभाव पड़ा है उस पर चर्चा करेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन रिजर्वेशन ऑन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, तिहत्तरवें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा स्वायत्त शासन की समस्त व्यवस्था में मूलभूत सुविधार लाने के लिए और ग्रामीण तथा शहरी जो क्षेत्र है उसकी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रिय छात्रगण, स्थानीय और स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए इन दो संशोधनों को लाया गया और इसके माध्यम से इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया और वह है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण, लगभग 1/3 स्थानों को आरक्षित करना और इस आरक्षण व्यवस्था के परिणाम स्वरूप भारत की 2,39,544 ग्राम पंचायतों में 10,38,989 लगभग 10,39,000 महिलाएं अर्थात 36.7% पद विभिन्न पदों पर नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर परिषदों आदि में भी 1/3 से अधिक पदों पर आज जो है महिलाएं आसीन हैं। 1/3 पदों का जो प्रतिनिधित्व है वह महिलाएं कर रही है
और स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व राजनीति में महिलाओं की प्रभावपूर्ण भागीदारी की सही शुरुआत है और इससे ग्रामीण भारत की सूरत बदल रही है। आज आप सर्वत्र इनके कार्यों को, इन महिलाओं के कार्यों को और इनकी सक्रियता को देख सकते हैं और भविष्य में और भी बदलाव की संभावना बरकरार है। प्रिय स्टूडेंट्स, 2009-10 में कुछ राज्यों की पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण जो है 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और यह एक विशेष तथ्य और विशेष सच्चाई यह है कि स्थानीय जो संस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सारे जो स्थानीय ग्रामीण संस्थाएं हैं, उसमें महिलाओं की आरक्षण को जिस स्थिति को अपनाया गया है, महिलाओं के आरक्षण के जिस व्यवस्था को अपनाया गया है, उसके सामान्य रूप से बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं तथा जो कमियां देखी गई, जो उसमें कुछ कमी थी, उनके संबंध में यह सोचने का आधार बनता है कि समय के साथ वे निश्चित रूप से दूर होंगी और इन संस्थाओं में महिलाओं ने सामान्यतः काफ़ी रचनात्मक काम किया है, काफ़ी रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। प्रिय छात्रगण, पंचायतों के साथ साथ विधायी संस्थाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज के समय में काफ़ी बढ़ा है और यह सर्वत्र देखने को भी मिल रहा है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, योजना आयोग की जीवी के राव समिति और डॉक्टर LM सिंघवी सहित समिति के हाथों में गुजरता हुआ पंचायती राज विधेयक 10 अगस्त 1984 को लोकसभा में पारित हो गया और यह भारतीय संविधान का 64वां संशोधन लोकसभा से तो पारित हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश यह राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। इसके बाद फिर समितियां गठित करने की जो प्रक्रिया चली और अंत में यह 73वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद से पारित हो गया और इस प्रकार भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, वैधानिक मान्यता मिल गया। बीस अप्रैल 1993 को महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो पंचायती राज कानून अस्तित्व में आया, वह अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि इसके द्वारा पंचायती स्तर पर औरतों को, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था और इस महिला आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए स्थान जो है सुरक्षित है, आरक्षित है। आज पंचायत स्तर पर महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, वह सत्ता में महिलाओं की भागीदारी
की स्थिति में बहुत बदलाव लाया है। महिला प्रतिनिधित्व आज मात्र रबड़ स्टंप बनकर रह गया है और उसके नाम पर राजनीति उनके पुरुष रिश्तेदार ही करते हैं। फिर भी इसकी महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों में आधी आबादी जो महिलाओं की है, जो आधी आबादी के नाम से जानी जाती है, वो आधी आबादी को 33% आरक्षण दिया जा चुका है, जिसके जरिए आज भारी बहुमत में महिलाएं पंचायतों में चुनकर आ रही हैं। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। वास्तविकता यह है कि महिलाओं के नाम पर आज भी उनके पुरुष जो रिश्तेदार हैं वह राजनीति करते हैं। हालांकि इस अधिनियम के जरिए अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, लेकिन इस वर्ग की महिलाओं की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्रिय छात्रगण, महिलाएं किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं होती है, बशर्ते उनको अपने रचनात्मक दृष्टिकोण और अपने विचारों को पूर्ण रूप से विकसित होने दिया जाए, पूर्ण रूप से उसको काम करने दिया जाए। और दरअसल आर्थिक निर्भरता से ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में महिलाओं का स्थान। सिर्फ राजनीतिक सत्ता में भागीदारी से ही यह स्थान महिलाओं को या और जो अन्य सम्मान है वह महिलाओं को प्राप्त हो सकता है। विधायिका में महिला आरक्षण के विचारों के पीछे भी यही सोच थी कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी और राजनीतिक गलियारों में आवाजाही से ही महिलाओं के वास्तविक जो बंधन है, घरेलू जो बंधन है, वह ढीले होंगे, प्रतिबंध हटेंगे, परंपराएं टूटेंगी और महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकेगी। और इसी उद्देश्य से सन 1992 में संविधान संशोधन किया गया और त्रिस्तरीय 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण और अलग से सुरक्षित स्थानों को आवंटित किया गया। पंचायतों में महिला आरक्षण को मात्र एक शुरुआत माना गया था और तब यह कयास लगाए गए थे कि महिला आरक्षण जो है धीरे धीरे राज्य विधानमंडलों और संसद तक में जाएगा। प्रिय छात्रगण, विधायी संस्थाओं यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से 2 मार्ग अपनाए जा सकते हैं। प्रथम है कानून बनाकर इन स्थानों में महिला आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार से ग्रामीण संस्थाओं में जो स्थानीय ग्रामीण संस्थाएं हैं उसमें जिस प्रकार से आरक्षण महिलाओं को विशेष 33% आरक्षण देकर उनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं, ठीक उसी प्रकार कानून बनाकर विधायी संस्थाओं यानी कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए कि बांग्लादेश ने 10% आरक्षण, पाकिस्तान ने 30% आरक्षण और अर्जेंटीना में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है विधायी संस्थाओं में।
द्वितीय, इस संबंध में यह किया जा सकता है कि राजनीतिक दलों के माध्यम से आरक्षण दिया जाए। द्वितीय व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों को, जो राजनीतिक दल हैं, उनको इस बात के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जाए कि उनके द्वारा अपने उम्मीदवार जो खड़े किए जाएंगे उसमें से एक निश्चित संख्या में, निश्चित प्रतिशत में महिला उम्मीदवार होने आवश्यक है। यानी कि उनको कानून के द्वारा इस परिधि में लाया जाए कि आप जितने भी उम्मीदवार खड़ा करेंगे उसमें से एक निश्चित संख्या महिलाओं की होनी चाहिए और यह सभी राजनीतिक दलों पर समान रूप से, चाहे वह क्षेत्रीय हो चाहे वह राष्ट्रीय हो, सभी पार्टियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। और भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करते हुए उम्मीदवारों के प्रसंग में आरक्षण की इस व्यवस्था को अपनाया जा सकता है तथा महिलाओं को प्रतिनिधि संस्थाओं में, जहां प्रतिनिधित्व है, उन संस्थाओं में वास्तव में प्रतिनिधित्व जो है वह प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए कानून में ही यह आवश्यक व्यवस्था किया जा सकता है कि राजनीतिक दलों को इसके लिए इस व्यवस्था को राज्यवार, माने कि स्टेट बाय स्टेट लागू करना होगा। यानी कि कोई भी राज्य जो है इससे अछूता नहीं रहे। भारत में हालांकि कुछ व्यक्तियों और समय समय पर कुछ राजनीतिक दलों ने भी कभी कभी यदा कदा द्वितीय मार्ग अपनाने का जो सुझाव दिया है, यानी कि पार्टियों को एक निश्चित संख्या में महिला उम्मीदवारों को उतारने के लिए कानून के दायरे में लाना। लेकिन प्रमुख दलों कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी जो दल है, कांग्रेस है, भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी और वाम दल जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने प्रथम मार्ग अपनाने पर ही बल दिया है और लगभग 1.5 दशक से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि कुछ दल प्रथम मार्ग को अपनाना चाहते हैं या उसके समर्थक हैं और कुछ दल द्वितीय मार्ग को अपनाना चाहते हैं या उसके समर्थक हैं। 1990 में ही भारतीय राजनीति में यह बात कही जा रही है कि विधायी संस्थाओं, राज्य की विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। भारत के राजनीतिक दलों की यह प्रवृत्ति है कि उनकी दृष्टि सदैव ही चुनावों पर लगी रहती है और जब कभी उन्हें किसी बात के संबंध में यह लगता है कि इससे उन्हें चुनावी राजनीति में लाभ नहीं मिलेगा, उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है, तब गंभीर विचार विमर्श की प्रक्रिया को अपनाए बिना ही उस बात को अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्थान दे देते हैं। 11वीं लोकसभा चुनाव 1996 में हुआ था, उसके समय में भी यही स्थिति बनी रही। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, मार्क्सवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल और अन्य जो वामपंथी दल हैं और जो कुछ अन्य दल हैं, उन्होंने भी इस बात के लिए वायदा किया था कि यदि उन्हें सत्ता प्राप्त होती है, यदि वे पावर में आते हैं, तो कानून बनाकर विधायी संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित करेंगे। और इनमें से कुछ राजनीतिक दलों ने इस स्थिति को जो है संभवतः किसी प्रतिबद्धता के कारण नहीं, वरन चुनावी राजनीति के रूप में
चुनावी रणनीति और चुनावी राजनीति दोनों आप कह सकते हैं, इसके रूप में कुछ राजनीतिक दलों ने इस स्थिति को अपनाया था। लेकिन सभी राजनीतिक दलों में कुछ ऐसे सदस्य अवश्य हैं जो विधायी संस्थाओं में महिला आरक्षण के प्रति मानसिक प्रतिबद्धता रखते हैं और साथ ही सोचते हैं कि एक राजनीतिक कदम के रूप में भी इसका औचित्य है। देवेगौड़ा सरकार के पद ग्रहण करने के बाद संसद की महिला सदस्यों ने यह सोचा कि इस चुनावी वायदे को शीघ्र ही अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। फिर ये छात्रगण सन 1992 में संशोधन में दिए गए 72वें और 73वें संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गए थे और इन संशोधनों के बाद गांवों को, पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों को भी संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए इन अधिनियमों में व्यवस्था की गई थी कि शहरी निकायों और पंचायतों के चुनाव एक निश्चित समय पर कराए जाएंगे और उनमें महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। संशोधन के अनुसार इन चुनावों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। तो महिलाओं को प्रत्येक स्थान पर 1/3 स्थान आरक्षण जो है दिए जाने का प्रावधान है। इससे भी आगे आकर इस कानून में प्रावधान है कि दलितों के लिए आरक्षित सीटों में भी दलित महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में कुछ व्यक्तियों का विचार है कि महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकार दिए जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है और ऐसा ही आरक्षण पंचायतों में तो दिया जा चुका है। वास्तव में स्थिति इसके ठीक विपरीत है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण किसी अच्छी इच्छा से प्रेरित होकर नहीं दिया गया था। उन्हें आरक्षण दिया गया था राजनीतिक दलों द्वारा अपना वोट बैंक बनाने के लिए। पंचायती चुनावों में महिलाओं का जो उपयोग है, किस प्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने किया है, इससे ही सारी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाती है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए अग्रसर होगा। यानी जो राज्य है, जो संबंधित राज्य है, वह ग्राम पंचायतों की स्थापना की ओर अग्रसर होंगे और उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार देगा जो उन्हें स्वायत्त इकाई के रूप में, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करने के लिए योग्य और सहायक बना सके। और इस व्यवस्था के अनुरूप देश के अन्य भागों में पंचायतें बनी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ सालों के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज के ढांचे की स्थापना से लोगों में जो है इसके प्रति उत्साह था, किंतु लोगों में यह भावना धीरे धीरे मजबूत होती गई कि पंचायतों से ग्रामीण पुनर्निर्माण
और सक्षम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो आशा है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। और समय समय पर लोगों की पंचायती राज से संबंधित आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। यानी कि जो उद्देश्य थे आम जनमानस में महिलाओं के आरक्षण को लेकर, उन उद्देश्यों की प्राप्ति अभी नहीं हो पाई है। लेकिन आशा की जाती है कि यही महिलाएं जो आज राजनीतिक दलों और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित होती हैं, उनके विचारों पर चलती हैं, भविष्य में ऐसी आशा की जाती है कि वह धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगी और फिर अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से, अपने रचनात्मक कार्यों से अपने संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगी। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए और मजबूत करने के पीछे सरकार की मंशा और सरकार का उद्देश्य यह था कि गांव से जिला स्तर तक लोगों को पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ने पर ग्रामीण क्षेत्र का जो है वह समुचित विकास होगा और गांव राष्ट्र की मुख्य विकासधारा से जुड़ जाएगा। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो गांव पिछड़े हुए हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वह जो है इन संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के, देश के विकास के मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। परंतु पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना के बाद लोगों को पुनः एक और मजबूती मिली। प्रिय छात्रगण, इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह भी था कि पंचायती राज प्रतिनिधियों को विधायिका अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखती थी, जिसके कारण प्रशासन द्वारा इन संस्थाओं को आज भी विशेष महत्व नहीं मिल पाता है। यदि विधायिका के सदस्यों को देखें तो कह सकते हैं कि इनके पृष्ठभूमि में भी पंचायती राज का प्रतिनिधित्व रहा है। अतः विधायकों तथा सांसदों द्वारा पंचायती राज प्रतिनिधियों में भविष्य में अपना प्रतिद्वंदी देखना भी स्वाभाविक था। इनके अतिरिक्त पंचायती राज व्यवस्था में गिरावट का जो मुख्य कारण है, इस व्यवस्था में अंगीकृत अवधारणा में निहित विसंगतियाँ थीं। पंचायती राज व्यवस्था को विकास कार्यों में सहायक मानने के पक्षधर पर जोर दिया गया और निर्णय की ताकत या तो प्रशासन के हाथ में रही या राज्य के हाथ में, जो पंचायतों तक पहुंची ही नहीं। ग्रामीण जो आवश्यकताओं के कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेने की जो क्षमता का ध्रुवीकरण सांसद और विधान मंडलों के हाथों में होता गया। परिणाम स्वरूप ग्रामीण विकास के कार्यक्रम जो है वह राज्य की राजधानियों में बने और गांवों में लागू हुए। इस कारण से गांव के जो वास्तविक स्थिति और कार्यक्रमों में तालमेल नहीं रह सका। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए जो नीतियां बनी वह राजधानियों में बनी और ग्रामीण स्तर पर जो समस्याएं थी, बुनियादी स्तर पर जो समस्याएं थी, उसका सही से अवलोकन नहीं हो पाया।
जिसके कारण दोनों में तालमेल, कार्यक्रमों में और ग्रामीण विकास में तालमेल नहीं रह पाया। पंचायती राज व्यवस्था की असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी था कि इनका नेतृत्व ग्रामीण सम्भ्रांत और संपन्न वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। यानी ग्रामीण स्तर पर जो अमीर थे, जो सम्राट थे और जो सामाजिक रूप से मजबूत थे, उन तक ही सीमित था, जिसके कारण सामान्य जो लोग हैं अपने आप को इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं महसूस कर रहे थे। और इससे पंचायती राज व्यवस्था की मूल धारणा कि सब लोग मिलकर कार्य करें, एक दूसरे के सहायक हों तथा स्थानीय समस्याओं का स्वतः निदान करें, पूरी नहीं हो सकी। प्रिय छात्रगण, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बचे हुए बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।